यस सर। ओके, आप लोगों ने डीपीपी करी थी जो आपको भेजी गई? यस सर। ओके, तो अभी ये लास्ट यस सर किसने बोला? काजल अग्रवाल। बेटा आपकी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी डिस्टर्बेंस ना आ रही है बिल्कुल बैकग्राउंड में? काजल, मेरी आवाज आ रही है काजल? यस सर, आ रही हूँ। ये डिस्टर्बेंस आपकी बैकग्राउंड में आ रही है काजल? तो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, आप माइक बंद कर दो, नॉट इशू। नेक्स्ट शिवानी। शिवानी, आवाज आ रही है? ये शिवानी कुमार के नाम से कौन है? सॉरी, श्रवण कुमार के नाम से कौन है? श्रवण कुमार। यस सर, ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी, आवाज आ रही है आपको क्लियर? अच्छा, यस सर। तो आपने डीपीपी कर ली जो आपको दी गई थी? यस सर। अच्छा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? कुछ रॉन्ग भी हुआ सर। नहीं, रॉन्ग राइट मैं तो पूछे नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? जी। यस सर। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट्स उस क्वेश्चन में उन क्वेश्चन में यूज हुए थे वो पढ़ाने की जरूरत है? क्या सर? जो कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में यूज हुए थे वो पढ़ाने की जरूरत है? ऑफ कोर्स जरूरत तो है ही। ठीक है, तो मैं आपसे पहले कहा था कि हो सकता है आप चीजें जानते हो लेकिन आपको दोबारा सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों से एक भी डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और हम एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो मुझे जरा एक मिनट दीजिए, मैं अपने फोन में भी जस्ट ओपन अप द डीपीपी और फिर हम बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं भी क्वेश्चन देख लूं फिर एक बार। ओके, आप एक काम कीजिए कि कोई भी एक स्टूडेंट मुझे ना आप जरा एक बार डीपीपी के क्वेश्चंस पढ़ के सुना एक बार बता दीजिए वन बाय वन। मैं जो बता रहा हूँ एक बार डीपीपी खोल लीजिए सब लोग, और कोई एक स्टूडेंट जरा जिससे मैं पूछूं डीपीपी का कोई क्वेश्चन वो जरा मुझे आंसर देने के पोजीशन में होना चाहिए। आलोक कुमार, आलोक कुमार का नाम से कौन था? आलोक का आवाज आ रही है आपको? लेट्स सी आलोक। अंकिता तोमर, अंकिता आवाज आ रही है आपको? आयुष राणा, आयुष आवाज आ रही है? माइक ठीक है आपका?
दिव्यांशी, सोमांशी। दिव्यांशी, एम आई ऑडिबल? आपका माइक काम कर रहा है दिव्यांशी, आप बात कर सकते हैं। ओके। कृति पवार। बेटा आप लोगों को एक किसी एक स्टूडेंट को माइक ऑन करके मुझसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा किसी से। यस सर। अंकिता आवाज आ रही है? मैं काजोल अग्रवाल। अंकिता आपका माइक ऑन है और आपकी चलिए डिस्टर्बेंस हो रही है। क्लास में कोई भी ऐसा नहीं जिसका माइक चल रहा हो, जिसका माइक ठीक से काम कर रहा हो? सर मेरा एनीबॉडी? चल रहा है। काजल चल रहा है ना? हाँ। यस तो सर। मुझे एक बात बताओ फटाफट से कि तुम्हें जो डीबीपी नंबर 1 है, ठीक है ना? ठीक है, आज यस मेरे पास एक्चुअली मेरी डीबीपी चलने गई, ठीक है ना? तो मुझे बस ये बता दो, आपकी डीबीपी 1 में जो जनरल इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल्स है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन है? ठीक है, एक ही करके ना वो पहले क्वेश्चन बता दो, जनरल इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। यार एक काम करो, आपके फोन में है डीबीपी काजल? यस सर। आपके फोन में डीबीपी है ना? तो आप एक काम करो, अपने फोन की जो स्क्रीन है उसमें उसे मतलब कि अपनी डीबीपी खोलो अपने फोन में, और फोन में खोलने के बाद ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, उसमें स्क्रीन सर शेयरिंग का मैं ऑप्शन सर मैं आएंगे। कंप्यूटर पे कर रही हूँ, तो कंप्यूटर पे कैसे करेंगे? हाँ जी। सर मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ क्लास, तो कंप्यूटर पे कैसे स्क्रीन शेयरिंग करेंगे? मैंने दूसरे टैब में खोल के रखा है डीपीपी। अच्छा, आपने दूसरे टैब में खोल के रखा हुआ डीबीपी? यस ओ, सर। मुझे लगा जिस सिस्टम को आप यूज कर रहे हो। अच्छा, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने ही फोन को यूज कर रहा हो और फोन में ही डीबीपी हो? यस सर। रवि, आपके फोन में डीबीपी है? यस सर। तो आप एक काम करो, डीबीपी अपनी खोलो और उसको स्क्रीन को शेयर कर लो, मैं वहीं से सब लोग देख लेंगे। ओके। कर लिया आपने शेयर? किसी की भी डीबीपी जिसके पास हो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। हम सब सभी स्टूडेंट्स और मैं भी वहीं से देख लूंगा आपकी डीबीपी। आप ऊपर इन्फो वाले बटन में जाएंगे, उसके साइड में अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा प्रेजेंट स्क्रीन का। बस ये याद रखिएगा, जब प्रेजेंट स्क्रीन करेंगे तब आपकी आवाज शायद नहीं आएगी। हाँ, कृति पवार। एक मिनट, प्रीति पवार ने स्क्रीन शेयर करी है तो हम प्रीति पवार से देख लेते हैं। सब लोग प्रीति पवार की जो स्क्रीन है उसे पिन कर लीजिए। ओके। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेस। तो बेटा आगे बढ़ाओ। बेटा ये तो आपने टाइमर शेयर कर लिया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे बढ़ाओ। ये आपका पीडीएफ नहीं है डीपीपी का किसी के पास?
एक मिनट, किसी के पास पीडीएफ नहीं है डीपीपी का? किसी का पीडीएफ हो? एक काम कीजिए, आप लोग जरा 5 मिनट रुकिए, ठीक है ना? 5 मिनट आप रुकिए, आई कम बैक, फिर हम बात करते हैं। मैं डीपीपी खुद से अरेंज करके लाता हूँ, आप रुकिए 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
ऐसे वो सभी को मेरी आवाज आ रही है। हम वन बाय वन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मैंने डीपीपी फाइंड आउट कर लिया, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और फिर वन बाय वन से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्रोटीन अमाइनो एसिड से रिगार्डिंग था, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ देते हैं। ओके, तो आपके जो डीपीपी नंबर 1 है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकली एंड केमिकली द मोस्ट डाइवर्स इन सेल्स। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सीरियसली आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अरे आपके मैसेज से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट मैं जब स्क्रीन छोड़ के जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे बता दो। तो जो मैंने क्वेश्चन रीड किया अभी 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 वो आपको सुनाई दिया? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी भी रीड किया कि कौन सा वाला चीज की मोस्ट अबंडेंस है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुका हूँ, राइट? तो क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट होते हैं और सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो था द मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज, मतलब मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ। तो इसका चार ऑप्शन थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो जो मोस्ट कॉमन है वो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना ग्लूकोज के बारे में दो चार चीजें और जान लेते हैं, जिनसे आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लेते हुए मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोग को आ गया होगा कि मोस्ट कॉमन ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोग को आ गया होगा ना कि जो मोस्ट कॉमन है वो ग्लूकोज की है। डाउट है मुझे। आपको कब मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज बताया था? तो अगर जो मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज होगा तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा, मोस्ट कॉमन हो जाएगा, वो क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा। तो ये दो बातें आपको लास्ट क्लास से क्लियर होके ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। चलिए, तो आज ग्लूकोज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आप सुनिए, अब ग्लूकोज के बारे में समझने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि हम जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तब हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी होती है एल्डोसिस और एक कैटेगरी होती है कीटोसिस। एल्डोसिस कार्बोहाइड्रेट की वो कैटेगरी है जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है, और कीटोसिस वो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप से दैट इज कीटोन ग्रुप मिलता है तो कीटोसिस बोल देते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है तो हम एल्डोसिस बोल देते हैं। इतनी सिंपल सी सरल सी बात है, ठीक है? अब आगे समझते हैं। अब आगे समझने का कॉन्सेप्ट ये है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं
ठीक है ना। एल्डोसिस और कीटोसिस के सबसे कॉमन, तो एल्डोसिस में हम ग्लूकोज की बात करते हैं जो आपने पढ़ा है कई कई बार, और कीटोसिस की बात करें तो फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही आइसोमर्स हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और एक के अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब दोनों का फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है C6H12O6। तो ये फार्मूला ग्लूकोज का है और ये फार्मूला फ्रक्टोज का है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो दैट इज हाउ these two sugars are very very important। आइए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये आइसोमर्स हमने नोट कर लिया। अच्छा, एक बात और नोट करने की है कि कीटोन ग्रुप शुगर पे हमेशा सेकंड कार्बन पे होगा। 2 प्राइम C दैट सेकंड कार्बन पे होगा, और एल्डोज ग्रुप हमेशा किसी भी शुगर के ऊपर फर्स्ट कार्बन पे होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी जरूरी है, ये आपको बाद में काम आएगी पहचानने में कौन सा कीटोस कौन सा एल्डोस। याद रखना कि एल्डोस शुगर हमेशा फर्स्ट कार्बन पे और कीटोन शुगर हमेशा कीटोन ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन पे और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे, ये आप याद रखिए। आइए और डिटेल समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आगे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ जैसे कि बताया था। अब ध्यान रखिएगा, एक शुगर जो होती है, एक शुगर की बात करें या सिंपली कार्बोहाइड्रेट की बात करें, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक कार्बोहाइड्रेट के अगर एक मोनोमर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मोनोमर की, एक सिंगल यूनिट की बात की जाए, तो एक सिंगल यूनिट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं मिनिमम 3 कार्बन, मतलब, और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम जो नेचर में प्रेजेंट है, कि जाने के लिए आप 1000 तक चले जाओ, है ना। लिखने में क्या जाना है, पेन के स्याही लग रही है, जितना मर्जी घिसते चलो। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, नेचर में अबंडेंस की बात करें, तो नेचर में हम मैक्सिमम जो शुगर जानते हैं वो 7 कार्बन की है, 7 कार्बन, ठीक है ना। तो ये 3 से लेके 7 कार्बन तक अलग अलग नाम भी है, सबके आगे ओस लगा हुआ है, सबके आगे लगा हुआ है ओस, ओस इज द लास्ट वर्ड, ठीक है ना। उसके आगे क्या क्या चलेगा, ग्रीक अल्फाबेट्स, क्या कुछ अल्फाबेट चलेंगे, जैसे 3 के लिए अल्फाबेट है ट्राई, ट्राई ओस, 4 के लिए टेट, टेट्रोस, 5 के लिए पेंटॉस, 6 के लिए हेक्स ऑस, 7 के लिए हेप्टॉस, है ना। तो ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सॉस, हेप्टॉस, इस तरीके से शुगर चलेगी। तो 3 से लेकर 7 तक चलेगी। और जो ग्लूकोज है वो आपको जानना है या समझना है, इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है वो आपका हेक्सॉस में आएगा, 6 कार्बन वाले के अंदर आएगा, इट इज अ हेक्सॉस। तो ग्लूकोज के बारे में आप याद रखेंगे कि इट इज अ हेक्सॉस, 6 कार्बन है इसमें। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो मैं 6 कार्बन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बना दी, बहुत ही बढ़िया। अब सबसे आखिरी वाले कार्बन पे इसकी नंबरिंग कर दी जाएगा, नंबरिंग यहां से करूंगा अगर मैं, तो 1 2 3 4 5 6, मैं नंबरिंग यहां इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ये कार्बन, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग यहाँ कर देता, 1 यहाँ लिख देता, तो आपको लगता कि ये कार्बन का अमाउंट है 1, और यहाँ 2 कर देता, मतलब लगता है कि कार्बन का अमाउंट है 2, है ना। तो वो उसके लिए मैं नंबरिंग इस साइड में करता हूँ, 3 4 5 एंड 6। तो छठे कार्बन पे आप चुपचाप CH2H लगा दीजिए, उसका हम CH2H लगा देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एडेड टू कार्बन, कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। नाम लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन और OH,
दैट्स इट। अच्छा, अब पहले कार्बन पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोस है। मैंने पहले बताया कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज एन एल्डोस, और एल्डोस का मतलब CHO। और किसको होता है, पहले कार्बन पे। तो पहले कार्बन पे हम CHO लगा देंगे। पहले कार्बन पे CHO लगा दिया, आखिरी पे CH2OH है, और बाकी क्योंकि ये हाइड्रोक्सी है किसके, कार्बन के, बाकी जगह हम OH लगा देंगे। तो बाकी जगह हम OH लगा देंगे। ठीक है, तो हमने OH लगा दिया, और जहां जहां OH लगा दिया उसके अपोजिट में हमने वैलेंसी कार्बन की पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की होती है 4 होती है, तो वहां पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से पैटर्न में मैंने लगा दिया। और जब इस पैटर्न में मैंने लगा दिया तो बेटा ये शुगर मेमोरी क्या हो गई है, ग्लूकोज हो गई है, इसमें किसी को भी लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हमने इसमें एक और चीज देखनी है। अब ग्लूकोज बिना अलग अलग तरीके का होता है। बेसिक कोई भी शुगर डी फॉर्म हो सकती है, कोई भी शुगर एल फॉर्म में हो सकती है। तो एक हमने इसका डी और एल चेक करना है। अब डी और एल कैसे चेक करना है, बड़ा सिंपल है, केमिस्ट्री से आप सब लोग जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हम द लास्ट कायरल कार्बन देखते हैं। द लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है हमारा, द लास्ट कायरल कार्बन है हमारा ये वाला, कार्बन नंबर 5। नंबर 6 कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन लगे, तो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो चारों ग्रुप अलग होने चाहिए कायरल के लिए। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, 5 वाला मेरा क्या है, कायरल कार्बन है। तो मैंने आखिरी कायरल कार्बन देख लिया, आखिरी कायरल कार्बन ये रहा मेरा। अब इसका OH कहाँ पे है, लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे घूम जाऊं, मतलब कि इसके हिसाब मतलब कि इस तरीके से देखो इसको, मतलब जैसे बना रखा है, तो ये वाली साइड क्या है, राइट साइड है मेरी, है ना। तो ये वाली साइड मेरे राइट साइड है, तो मैंने राइट साइड में बना है। तो क्योंकि ये वाला OH राइट साइड में है, तो मैं इसको चुपचाप बोलूंगा कि ये डी ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है, इट इज अ डी ग्लूकोज। तो बड़ा डी इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे, छोटा डी नहीं लगाएंगे, बड़ा डी लगाएंगे, बोलेंगे इसको क्या, ये बड़ा डी ग्लूकोज है, ठीक है ना। ओके, तो डी और एल दो टर्म्स हैं बस, डी एल। डी का मतलब एक तरीके की शुगर, एल का मतलब दूसरे तरीके की शुगर। अब दूसरी चीज हम याद रखेंगे क्या, कि नेचर में आपको जितना ग्लूकोज मिलता है, जितना ग्लूकोज मिलता है, या जितना कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है, सुक्रोज मिलता है, कुछ मिलता है, कोई भी अगर आपको शुगर मिलेगा तो वो हमेशा डी फॉर्म में मिलेगा, वो एल फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना। लैब में हम एल फॉर्म में बना ले, बात अलग है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्गेनिक असली शुगर है वो हमेशा किसमें मिलेगा, डी फॉर्म में मिलेगा। ये भी आप बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके डी ग्लूकोज की बात। अब एक चीज और होती है, ठीक है ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिबोरोटेटरी। अभी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिबोरोटेटरी का जो कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स के अंदर चलते हैं। थोड़ी सी फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी लाइट को पास करें तो वो होती है मल्टीपोलर लाइट। कोई भी लाइट मल्टीपल प्लेन्स में पोलर होती है, ठीक है ना। लाइट एक वेव है, और उसकी जो पोलैरिटीज है वो हर डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। अब हम एक प्रिज्म यूज करते हैं, निकोल प्रिज्म। ये सब फिजिक्स है, इसमें हमारा कोई लेना देनी, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है यूनिपोलराइज्ड लाइट। मतलब कि मल्टीपल प्लेन से ये एक ही प्लेन में पोलर हो जाती है, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाम की चीज होती है, जिसमें एक ही प्लेन के अंदर लाइट क्या होती है, पोलर होती है, क्या है, इसको भूल जाते हैं। तो अब जब भी मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करूं, मतलब वो एक ही प्लेन में क्या है, पोलर है, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है, हमने मान लिया सोल्यूशन ले लिया, यहाँ रख दिया हमने ग्लूकोज। जब हमने ग्लूकोज यहाँ रख दिया और फिर इससे पास किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस ग्लूकोज को हो सकता है टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्ट कर दे, कहां पे, लेफ्ट में इसको मोड़ दे, ठीक है ना। क्या आपका वही फिजिक्स का कौन सा फिनोमेना होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, या इसको राइट में मोड़ दे। अगर शुगर के सॉल्यूशन ने इसको लेफ्ट में मोड़ दिया तो ये हो जाएगा प्लस,
या छोटा डी, सॉरी लेफ्ट में मोड़ दिया तो जाएगा माइनस या छोटा एल ग्लूकोज, और अगर राइट में मोड़ दिया तो हो जाएगा प्लस या छोटा डी ग्लूकोज। तो छोटा डी छोटा एल बड़ा डी बड़ा एल कंफ्यूजन बचाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सिर्फ प्लस और माइनस के टर्म्स। तो एक ग्लूकोज प्लस फॉर्म में भी हो सकता है और माइनस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर प्लस फॉर्म में होता है और राइट में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड राइट को, तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट में रोटेट कर देता है तो हम उसको बोल देते हैं लेवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दिया, और अगर उसने राइट में रोटेट कर दिया तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इतना छोटा सा सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस आपको याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट, अब हमने जो ऑब्जर्वेशन है वापस स्ट्रक्चर पे आ जाओ, स्ट्रक्चर को देखो। अब इसमें ऐसा क्या देखें, अब इसमें ऐसा क्या ही देखें कि इसको देख के हम ये बता दें कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, किसी के पास है कोई आंसर? हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ किसी के पास कोई आंसर है इसके रिगार्डिंग, किसी को आइडिया है इसके बारे में कि स्ट्रक्चर देख के कैसे बताएंगे कि ये शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है? आपको मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि स्ट्रक्चर देख के, देखिए आता है तो बोलिए यस सर, नहीं आता तो बोलिए नो सर, ठीक है। समय लीजिए मेरे को बहुत ज्यादा। देखो अगर आपको सिर्फ वन वे इंटरेक्शन करना है कि आप मैं पढ़ाऊँ आप सुनो और सो जाओ, तो फिर मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, सब लोग देख लिया करो, हो गई क्लास, ऐसे कर लेते हैं। और हमेशा मेरे को मैसेज विजिबल होता है, मेरे को बार बार स्क्रीन के पास आना पड़ेगा और स्क्रीन के पास आके मुझे मैसेज खोल के देखना पड़ेगा कि किसी ने क्या टाइप किया है। तो कोशिश कीजिए आप माइक खोल के आप बता दें कि क्या बात किया। मैंने मैसेज पढ़ के जैसे आपकी बात सुनी है, कुछ लोग बोल रहे कुछ बोल रहे स्ट्रक्चर वर्ड में, तो बताया था कि जिसने बोला, मैंने पूछा स्ट्रक्चर देख के आप नहीं बता सकते कि कोई शुगर मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। अगर आपको शुगर को देखना है कि डेक्स्ट्रो या लीवो, तो आपको सिर्फ सही बोला किसने, पोलैरिमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस तरीके से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये सेम स्ट्रक्चर वाली शुगर डेक्स्ट्रो भी हो सकती है, सेम स्ट्रक्चर वाली क्या हो सकती है, लीवो भी हो सकती है। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो ग्लूकोज जनरली पाया जाता है वो ग्लूकोज मेजरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए ग्लूकोज का एक और नाम है डेक्स्ट्रॉस। तो ये मैं सारा कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रॉस। तो हम ग्लूकोज को
डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो जो डेक्सट्रोज वाली शुगर है वो हमेशा कौन सा ग्लूकोज है, प्लस ग्लूकोज है, ग्लूकोज है प्लस ग्लूकोज, आगे पास प्लस डी ग्लूकोज है, नेचुरल ऑफिंग प्लस डी ग्लूकोज। तो दो चीज हो गई, एक शुगर के आगे प्लस लगा होगा जो डेक्स्ट्रोलियो बताएगा, एक डी या एल लगा होगा जो बताएगा कि शुगर का ओएच कहां है, राइट या लेफ्ट में है, लास्ट कार्बन पे, और ऑफ कोर्स फिर शुगर का नाम होगा प्लस डी ग्लू का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट साइड में OH वाला ग्लूकोज। आई सपोज इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अब एक दो बातें और करते हैं, ध्यान से समझेगा। ये CHO ग्रुप हो गया फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अगर मैं एक साइक्लिक नेचर देना चाहूँ, क्या देना चाहूँ, साइक्लिक नेचर देना चाहूँ, इसी को मैं अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो OH है इसमें से ये वाला जो H है, कौन सा वाला H, ये पांचवें कार्बन वाला जो H है, ये H जाके अटैक कर देगा इसके ऊपर, ये H जाके अटैक करता है इस फंक्शन ग्रुप के ऊपर। जैसे ही H इस फंक्शन ग्रुप पर अटैक करेगा ये बन जाएगा COH। फिर पहला कार्बन भी क्या बन जाएगा, COH, H बन जाएगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट? अब ये H तो अटैक कर गया, बचा ये O। अब ये O का क्या होगा, ये जो O है, ये जो O है, ये पांचवा कार्बन और पहला कार्बन इस O को, इस वाले O को शेयर कर लेंगे। तो उन्होंने शेयर कर लिया, आधा तेरा हो गया, आधा मेरा हो गया, ठीक है। क्लियर, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ, एक नीचे एक ऊपर, एक OH और H के साथ, और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है, क्या बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब बाकी वैसे के वैसे ये OH और ये H, ये H और ये OH, ये OH और ये H। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो ये ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। क्या खास बात है कि पहला कार्बन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन को किसके साथ, सेकेंड लास्ट कार्बन यानी पांचवें कार्बन के साथ, ठीक है। क्लियर, तो पहले और पांचवें में शेयरिंग हो रही है ऑक्सीजन की। ये आपका हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे ना बना के मैं दो रिंग्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यूज कर सकता हूँ ऐसी रिंग, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं पायरान रिंग, या यूज कर सकता हूँ ऐसी रिंग जिसको हम बुलाते हैं, आप जानते हैं, फ्यूरान रिंग। दोनों ही रिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं ये रिंग इस्तेमाल करता हूँ तो बुलाएंगे पायरानॉस, और ये रिंग इस्तेमाल करता हूँ तो बुलाएंगे फ्यूरानॉस। फिर बुला सकते हैं इसको ग्लूकोपायरानॉस अगर मैंने ये रिंग इस्तेमाल की इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और बुलाएंगे ग्लूको फ्यूरानॉस अगर हमने ये रिंग इस्तेमाल करी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्योंकि मोस्टली ये पायरानॉस रिंग के साथ ही रिप्रेजेंट होता है, पायरान रिंग से रिप्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या बुलाते हैं, ग्लूकोपायरानॉस ही बुलाते हैं। और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। पहले ऑक्सीजन लिख देंगे, इसको शेयर किया जा रहा है, ये वही स्ट्रक्चर है, पहले मैंने उल्टा लगाया था, इस तरीके से बना दिया, बात वही लिखी है, ठीक है ना। तो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। बाकी जगह कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर सॉरी तो बस कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, और ऊपर चढ़ के बैठा कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। कार्बन नंबर 6 में CH2OH है तो छठे पे CH2OH लगा देंगे। पांचवें वाले ने पहले वाले से ऑक्सीजन शेयर किया हुआ, तो पांचवें वाले ने पहले वाले से ऑक्सीजन शेयर किया हुआ, तो उसको ऐसे रख देंगे। अच्छा, पहले वाले के पास एक H है, OH है, इसको लगा देंगे, हमने H ऊपर कर दिया।
लेट्स से OH नीचे कर दिया, और जैसे H ऊपर और OH नीचे हुआ, मैंने उसको बोल दिया अल्फा शुगर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या बोल देंगे हम? अल्फा शुगर। यही अगर OH ऊपर ऊपर होता है, H नीचे होता है, तो ये हो जाती बीटा शुगर। तो ये OH नीचे की वजह से उसको क्या बोल दिया हमने? अल्फा शुगर। ठीक है, तो अल्फा वर्ड लगा दिया। और बाकी में पता है कि बना क्या रहा हूं मैं प्लस वाला ग्लूकोज बना रहा हूँ, और मुझे क्या पता है प्लस वाले के साथ ये डी ग्लूकोज है, तो हमने अल्फा प्लस डी, फिर क्या बोला हमने? ग्लूकोज। ये इसका पूरा नाम हो गया। अच्छा, बाकी पे क्या है? सब जगह OH OH है, तो ये दूसरे वाले पे OH है, तो दूसरे वाले पे OH लगा दिया, H लगा दिया। तीसरे वाले पे भी OH H है, बस थोड़ा अपोजिट है, तो हमने इसको अपोजिट कर दिया, ऊपर OH कर दिया, नीचे H कर दिया। चौथे वाले पे भी नीचे OH लगा दिया, ऊपर H लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया। तो आपके सामने ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, एवरीबॉडी दिस इज विजिबल एज सपोज टू एवरीबॉडी। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, 10 बार लिखोगे या 15 बार लिखोगे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आपको जैसे बोला जाए बेटा ग्लूकोज बना दो, आप चुपचाप ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, बिना कोई भी एरर किए, बिना कोई भी OH छेड़े। हाँ, इस OH को आप छेड़ सकते हैं, उससे सिर्फ अल्फा बीटा का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन करेगा तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप छेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकियों के OH और H की पोजीशन को आप नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे मैं बताता हूँ। अगर आपने ये दूसरे कार्बन वाले ग्लूकोज पे OH H को छेड़ दिया, मैं छेड़ कर बताता हूँ, मैंने इसको OH कर दिया और इसको H कर दिया, बेटा ये शुगर बन गई, ये ग्लूकोज से होगी मैनोस, इसको बोलते हैं एपिमर। तो मैनोस इज सेकंड कार्बन एपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसको मेरे को मैनोस नहीं बनाना, इसको मेरे को ग्लूकोज से रहने देना। तो मैंने इसको वापस से हाइड्रोजन कर दिया, वापस से OH कर दिया। तो देखा ना, ये छेड़ना आपको भारी पड़ जाएगा नाम के ऊपर, ठीक है ना। मान लो आपने गलती से ये चौथे वाला छेड़ दिया, मैं इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। चौथे वाले में आपने क्या किया? ऊपर OH कर दिया, नीचे H कर दिया, इतनी सी दिक्कत कर दी, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, बस चौथे वाले में क्या कर दी? दिक्कत कर दी। तो बेटा ये आपका क्या बन गया? ये आपका बेटा बन गया गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में कोई फर्क नहीं है, ग्लूकोज के चौथे कार्बन पे OH और H की पोजीशन की फेरबदल कर दो, तो वो ग्लूकोज का गैलेक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज में चौथे कार्बन में वो स्ट्रक्चर है जो ये बता रखा है, ये OH इस तरफ, H इस तरफ, इसी को इंटरचेंज कर दिया तो क्या बन गया? गैलेक्टोज। और अब आपको मैंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। आखिर में जो शुगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहचाननी चाहिए, वो दो और बता रहा हूं। अब सीधा उनके रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। एक बेटा ये वाली शुगर है आपकी, इसको भी आपने याद रखना है। ओके, तो बेटा ये आपकी शुगर है। पहले उसके नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। तो इसमें छह कार्बन है, बस फ्यूरान रिंग से रिप्रेजेंटेड है। तो ग्लूकोज का पायरान से रिप्रेजेंटेड है, ये फ्यूरान से रिप्रेजेंटेड है। तो छह कार्बन की है, तो क्या होगी? हेक्सोस होगी। अब बेटा आपको जानना है कि कीटोस है एल्डोस है। अब कीटोस और एल्डोस में आपको क्या समझना था, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। जो एल्डोस होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे होता है, और अटैक हमेशा किसको होता है? फंक्शनल ग्रुप पे होता है। तो अगर फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, ठीक है ना, तो फिर वो एल्डोस है। और अगर ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन की जगह सेकेंड कार्बन शेयर कर रहा है, तो फिर वो कीटोस है, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होता है। ये आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा था, ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन शेयर कर रहा था, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बेटा फर्स्ट कार्बन है,
ठीक है। और बेटा ये सॉरी, ये बेटा आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। तो आपका सेकंड कार्बन क्या शेयर कर रहा है? ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। तो जैसे क्लियर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप किस पे है? सेकंड कार्बन पे है। और फंक्शनल ग्रुप अगर सेकंड कार्बन पे होता है तो बेटा वो कीटोस हो जाती है, ये हेक्सोस है, लेकिन कौन सी है? एल्डोस की जगह कौन सी है? कीटोस है। और 6 कार्बन की जो कीटोस मोस्ट कॉमन है बेटा वो फ्रक्टोस है। तो बेटा ये क्या हो जाता है आपके लिए? ये फ्रक्टोस हो जाता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? फ्रक्टोस बोलेंगे। यार ओके। अब ये जो फ्रक्टोस है आपका, जो 6 कार्बन का आपका फ्रक्टोस है, इसका स्ट्रक्चर आपको आप नहीं भी याद रख सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैंने तो बस ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में डिफरेंस बताने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको बना दिया है। तो ये 6 कार्बन का शुगर है, ये आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। और ये 6 कार्बन का आपका क्या है? ग्लूकोज है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे है, इसमें सेकंड कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। इसमें कीटोन है, इसमें क्या है? एल्डोस है। So that is all about the glucose and the fructose, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 शुगर और है जो आपको जाननी है, पहचाननी है, फिर ध्यान दीजिएगा। इस पे भी आप और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को मिटा दिया, गैलेक्टोज को भी आपको क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है? मैंने फिर से एक शुगर बनानी है आपके लिए। मैंने फिर से एक शुगर बना दिया आपके लिए, ये सेम पैटर्न में बनाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ CH2OH आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और बाकी सेम ऐसे ही OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, बाकी H आप खुद लगा लीजिएगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, और ये H हो गया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? हाइड्रोजन हम नहीं भी लगाते तो फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मेन चीज है मैंने लगा दी आपके लिए, ये आपकी शुगर बना दी। अब एवरीबॉडी पे अटेंशन, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि ये जो शुगर है इसमें कार्बन कितने हैं, और ये एल्डोस है कीटोस है? ये शुगर बनाई नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, कितने कार्बन है इसमें? सर 5। 5। ये क्या हेक्सोस हुई, टेट्रास हुई? पेंटोज। पेंटोस हो गई। ये पेंटोस हो गई, 5 कार्बन की शुगर हो गई। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल केमिस्ट्री आपकी सिंपल सी। पेंटोस है, 5 कार्बन के। एल्डोस है कीटोस है? एल्डोस। एल्डोस है। ऑक्सीजन शेयर करने वाला कौन सा कार्बन है? बेटा पहला कार्बन है। पहला कार्बन ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो कौन सी हो गई? एल्डोस हो गई। तो पेंटोस है, एल्डोस है। और ये कौन सी वाली पेंटोस एल्डोस है? बेटा ये राइबोस है। कौन सी शुगर है बेटा? ये राइबोस। राइबोस शुगर। बहुत ही बढ़िया, राइबोस शुगर पहचान लिया आप लोगों ने। तो ये शुगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? आ जाएगी एग्जाम में, बनी आ जाएगी, बोलेगा पहचानो। तो आप तो हो जाएंगे कंफ्यूज अगर आप ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फ्रक्टोस है या ये पेंटोस है। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने। अब मतलब क्या पेंटोस और पेंटोस अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बाय चांस आपसे राइबोस ही पूछेगा, बाकी आप देख लेना कि ये जो है ये राइबोस है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा कि 5 कार्बन एल्डोस, तो ये हो गई आपकी राइबोस। अच्छा, अब मुझे जरा एक बात और बताइएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर ये राइबोस है, ठीक है, कार्बन पता है आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बेटा ये 4 हो गया, और ये बेटा 5 हो गया, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनेगा, ये राइबोस है, और अब मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन रहने दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। ऑक्सीजन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो बेटा अभी शुगर कौन सी हो गई? क्या अभी सेम शुगर है या बदल गई थोड़ी सी? डीऑक्सीराइबोस। अभी डीऑक्सीराइबोस हो गई। बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया बोला कि अभी डीऑक्सीराइबोस। एकदम छोटा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि आपकी डीऑक्सीराइबोस हो गई, क्योंकि हमने डी ऑक्सीजन को डी कर दिया, रिमूव कर दिया, इससे राइबोस से। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये डीऑक्सीराइबोस है कि
ये डीऑक्सीराइबोज है। दोनों में से पहले वाली डीऑक्सीराइबोज थी और जो अब बनी है वो डीऑक्सीराइबोज है। पहले वाली थी। पहले वाली थी। और ये क्या है फिर जो अब बनाई है? जो अब बनाई है वो क्या है फिर? उसे क्या बोलेंगे? तो वो नहीं पता। बेटा यही गड़बड़ हमने कभी नहीं करनी ना, हमने रटा नहीं मारना। आप सर रटा मार लेते। तो ये पता था वो कि डीऑक्सीराइबोज थी, ये भी डीऑक्सीराइबोज है। अब लॉजिक लगाओ, वो अगर डीऑक्सीराइबोज है इसमें क्या दिक्कत है? ये भी डीऑक्सीराइबोज है। अब पहचान है ये जो है ये 3 प्राइम डीऑक्सीराइबोज है। जो पहले बनाई थी इस पे OH कर दिए, इसका हाइड्रोजन कर दें, बेटा वो क्या हो जाएगी? 2 डीऑक्सीराइबोज। तो नंबर से आप पहचानोगे कौन सी डीऑक्सीराइबोज है। अब राइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 डीऑक्सीराइबोज आपकी कहां शुगर में इस्तेमाल होती है? क्या बनाने के लिए? डीएनए बनाने के लिए। क्लियर है पॉइंट? आपको पता है ये बात? तो क्योंकि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें जो शुगर इस्तेमाल हुई है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर इस्तेमाल हुई है। और अगर मैं इसका डीऑक्सी नेचर खत्म कर दूं, अगर मैं इसका डीऑक्सीनेचर खत्म कर दूं और वापस से इस पे एक ओ लगा दूं और हाइड्रोजन कर दूं, तो फिर ये आपकी नॉर्मल राइबोज शुगर हो जाती है और फिर ये इस्तेमाल होगी किसमें? आरएनए में। तो आपको बड़े ही ध्यान से इस चीज को नोटिस करना है कि जो शुगर आपको दी गई है उसमें सेकंड पोजीशन पे OH है या सेकंड पोजीशन पे OH नहीं है। अगर होता है तो वो आपकी राइबोज शुगर है, और अगर नहीं होता है तो वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अच्छा, क्वेश्चन बनाने वाला बड़ा चालाक हो सकता है मेरे जैसा कोई, वो आपके लिए क्या कर देगा? वो आपके थर्ड वाले के ऊपर ओ गायब कर देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, राइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, 3 डीऑक्सीराइबोस, डाई डीऑक्सीराइबोस। तो आपको देखना है कि कहां से वो हटा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 डीऑक्सीराइबोस डीएनए की शुगर है, 3 डीऑक्सीराइबोस डीएनए की शुगर नहीं है। तो डीएनए में जो शुगर इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? 2 डीऑक्सीराइबोस। सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है। अब क्योंकि मैंने आपको राइबोस बताया है तो आप आगे और पढ़ेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब सारी चीजें रिलेटेड है, सारी चीजें एक साथ कर लेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में, क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या होते हैं बेटा? दोनों को हम मिला के बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोनों को बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बुला सकते हैं। अब क्योंकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इनको समझने के लिए मुझे समझना है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड अभी बता दूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। क्यों? बाद में आपको बस सीधा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। तो बहुत सिंपल सा है कि अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड होने के लिए आपको 3 चीजें होती हैं, एक शुगर, एक फॉस्फोरस और एक नाइट्रोजनस बेस। शुगर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। ओके, क्लियर? ये पता है आपको कि कोई भी स्टूडेंट जानता है जो भी 10th पास करके आया है उसको ये पता है कि जो डीएनए होता है उसमें 3 चीजें होती है, शुगर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस। किस भी न्यूक्लियोटाइड में अगर वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का होगा तो शुगर डीऑक्सीराइबोस होगी। अगर वो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा तो शुगर हो जाएगी डीऑक्सीराइबोस। तो ये डिफरेंस रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। बाकी नाइट्रोजन बेस में आपको पता है कि ये भी बदलाव आता है कि हम थाइमीन इस्तेमाल करते हैं जब हम डीएनए की बात करते हैं, और थाइमीन को रिप्लेस कर देते हैं यूरासिल के साथ जब हम आरएनए की बात करते हैं। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको वापस से 12th पढ़ने की जरूरत है कि थाइमीन डीएनए में है और यूरासिल आरएनए में। ये बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, यही बात बता रहा था कि आपकी मैंने फिर से ये वाली शुगर बना दी। कौन सी वाली शुगर? आपकी राइबोज शुगर बना दी। ये OH आ गया यहाँ पे और ये OH आ गया यहाँ पे, और ये भी OH है यहाँ पे और ये H है यहाँ पे, और बेटा यहाँ पर आपका CH2OH है। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देंगे, CH2 ऐसे CH2OH।
मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ऐसे लिखने से, ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ओके, OH, तो ये आपकी राइबोज शुगर है। अब मैंने क्या किया, इस राइबोज शुगर में यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दिया और ऑक्सीजन शेयर करा दिया किसी के साथ, और वो है आपका नाइट्रोजनस बेस, लेट्स से एडेनिन। तो मैंने एडेनिन के साथ इस एक एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है उसको जोड़ दिया इस शुगर के साथ। तो बेटा अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एडेनोसिन। तो ये एडेनिन है, शुगर के साथ क्या बन जाता है, ये एडेनोसिन बन जाता है। किसी को डाउट? अगर यहां पर एडेनिन की जगह मैं क्या जोड़ देता, लेट्स से मैं यहां पर साइटोसिन जोड़ देता, तो इसका नाम हो जाता साइटिडाइन। ठीक है, साइटोसिन की जगह मैं हो सकता है यहां पर गुआनिन जोड़ दूं। तो अगर मैं यहां पर गुआनिन जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है गुआनोसाइन। गुआनिन की जगह मैं हो सकता है यहां पर कुछ और जोड़ दूं, क्योंकि ये आरएनए की शुगर है, हो सकता है मैं यूरासिल जोड़ दूं। तो अगर मैं यूरासिल जोड़ दूं तो ये हो जाता है यूरिडाइन। और अगर मैं यूरासिल की जगह थाइमीन जोड़ दूं, लेकिन ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हटा दिया, इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दिया। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दिया, मेरा थाइमीन का भी ऑप्शन खुल गया, तो मैंने थाइमीन जोड़ दिया बेटा। और जैसे बेटा मैंने यहाँ पे थाइमीन जोड़ दिया, ये बन गया आपका थाइमोसाइन। अब एडिनोसाइन, साइटिडाइन, गुआनोसाइन, यूरिडाइन, थाइमोसाइन, बेटा ये सब आपके बन गए न्यूक्लियोसाइड। सही समझा आपने, क्या बन गए, न्यूक्लियोसाइड बन गए। ठीक है, क्लियर? अब इन सबके साथ जब मैं फॉस्फोरस जोड़ देता हूँ, प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस, तो ये सब बन जाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसाइन का बन जाता है एडिनाइलेट, साइटिडाइन का बन जाता है साइटिडाइलेट। साइटिडाइलेट, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, साइटिडाइलेट। गुआनोसिन का बन जाएगा बेटा गुआनिलाइलेट, गुआनाइलेट और यूरिडाइलेट, और इस तरीके से थाइमिडाइलेट। तो फॉस्फोरस जोड़ने से ये न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और जैसे ही ये बेटा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जैसे क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, वैसे ही इसके नाम थोड़े से बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं, एडिनाइलेट, साइटिडाइलेट, गुआनाइलेट, यूरिडाइलेट, थाइमिडाइलेट या एडिनाइलिक एसिड। ये तो आप केमिस्ट्री में जानते हो कि एट और ओइक एसिड, ठीक है, एट और ओइक एसिड जो होता है वो एक ही बात होती है। एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम वापस से बदल देते हैं और इसको थाइमीन की जगह पे वापस से एडेनिन कर देते हैं। वापस से मैंने इसको एडेनिन कर दिया। तो आपके लिए जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है आपके लिए एडिनोसिन है। क्या बेटा, ये एडेनोसिन, एडेनोसिन है। ठीक, अब इसमें फॉस्फोरस नहीं जुड़ा है। अब आप क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और इसके साथ एक फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ दिया। तो आपने एक माइनस चार्ज के साथ फॉस्फोरस क्या किया है, यहाँ पे जोड़ दिया है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरस ग्रुप आपने जोड़ा है इसके साथ,
ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपका बन गया है, ये जो आपका फॉस्फोरस जुड़ने स्ट्रक्चर बन गया है, अब इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसे सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये पी है। हम हमें जरा केमिस्ट्री में नहीं जाना, हम बायोलॉजी वाले हैं, तो उसको सिंपली पी विद माइनस चार्ज बोल देंगे कि ये आपको फॉस्फेट आयन आपने जोड़ दिया है। अब फॉस्फेट आयन जोड़ते ही बेटा ये आपका इन शॉर्ट बन गया है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन गया बेटा ये आपका एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनिन और शुगर क्या हो गया एडेनोसिन, एक फॉस्फोरस जोड़ दिया क्या बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम बेटर नाम से क्या जानते हैं एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। आई सपोज आपको ये बात क्या है क्लियर है। एक आपका न्यूक्लियोटाइड है और एक आपका न्यूक्लियोसाइड है। बेटा क्या नजर नहीं आ रहा बोर्ड में, आप क्लियर है बोर्ड पूरा? रमेश कुमार Yes, sir. ओके। तो बेटा ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या उसको आप प्यार से बुलाएंगे एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड। ये सारी कहानी कहां से आ रही है, ये सारी कहानी आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर से आ रही है। कौन सी डीऑक्सीराइबोस 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस, सेकेंड कार्बन डीऑक्सीराइबोस। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात क्या है, अब इसी स्ट्रक्चर से आप इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे कि आपने जो नाइट्रोजनस बेस ऐड किया है, जो भी आपने नाइट्रोजनस बेस बेटा ऐड किया है बेटा, वो नाइट्रोजनस बेस आपने कार्बन नंबर 1 पे ऐड किया है। तो याद रखना नाइट्रोजनस बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होता है। फॉस्फोरस जो आपने ऐड किया है बेटा, वो आपने तीसरे वाले पे ऐड किया है, थर्ड वाले पे, सॉरी 5वें वाले पे ऐड किया है, 5th वाले पे ऐड किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फॉस्फोरस हमेशा 5th वाले कार्बन पे होता है, तो इसको हम लिखते हैं 5 प्राइम फॉस्फोरस। ठीक है, और फर्स्ट पे क्या होता है हमेशा नाइट्रोजन बेस फर्स्ट पे जुड़ेगा और फॉस्फोरस जुड़ेगा 5th के ऊपर। अब आपने एक चीज और देखनी है कि अब यहाँ पे अगर मुझे एक नया शुगर ऐड करना हो, क्या ऐड करना हो नया शुगर ऐड करना हो, तो बेटा मेरे पास ना तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, ना कोई यहाँ अवेलेबिलिटी है, ना कोई यहाँ अवेलेबिलिटी है, ना कोई यहाँ अवेलेबिलिटी है। पहला कार्बन एडेनिन से ऑक्यूपाइड है, दूसरे कार्बन पे OH नहीं है, तीसरे वाले पे अवेलेबिलिटी है, चौथे वाला वैसे ही बिजी, ये यहाँ चौथा कार्बन होगा ना, यहाँ पे चौथा कार्बन वैसे ही बिजी है, वहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, उसका तो वैसे 5 से जुड़ा हुआ है, 5 वाला फॉस्फोरस जुड़ गया। तो अब अगर मुझे एक नया शुगर ऐड करना है बेटा, तो मुझे वो ऐड करना पड़ेगा, अगला शुगर ऐड करना पड़ेगा मुझे कहां पर तीसरे वाले कार्बन के ऊपर, इस 3 प्राइम OH के ऊपर। इसलिए बेटा आपने सुना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है, 3 प्राइम वाला ही आगे खींचता है और 3 प्राइम वाला ही आगे खींच सकता है। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम पे ही OH क्या है फ्री है और कहीं पे भी कोई फ्री नहीं जहाँ पे नया शुगर में ऐड कर सकूं। तो मुझे शुगर 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 शुगर, आपको पता है डीएनए में शुगर और फॉस्फोरस की बैकबोन होती है, शुगर से शुगर जुड़ी होती है। तो शुगर से शुगर जोड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ कौन सी जगह अवेलेबल है 3 प्राइम वाली जगह अवेलेबल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में ही कोई भी डीएनए की चेन आगे बढ़ती या आगे बढ़ाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपका पास डीएनए है 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला और फिर दूसरा आ गया वो भी 5 प्राइम 3 प्राइम वाला, ऑफकोर्स ऐसे ही होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही होता है क्यों? क्योंकि जैसे आप ऐसे जुड़ते जाओगे आपका एक तरफ 5 प्राइम वाला एंड फ्री होगा और जो आखिरी शुगर होगा उसका 3 प्राइम वाला एंड क्या होगा फ्री होगा, ये OH वाला एंड फ्री होगा। कितने मर्जी जोड़ लो, आपने 10 भी जोड़ लिए तो सबसे टॉप वाले का 5 फ्री, सबसे आखिरी वाले का 3 फ्री। इसलिए कोई भी डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है। अब मान लो आपने 2 को जोड़ना है तो आपको पता है कि आपने इसी 3 वाले के आगे नई शुगर जोड़ के अब उसको 3 बना देना। तो ऐसे ही एक्सटेंशन होता है, आप जो है 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में नया शुगर हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक, क्लियर। तो ये सारी बातें आपकी शुगर से आई हैं। अब मुझे आपको एक और बात बतानी है, क्योंकि राइबोस शुगर की बात चल रही है तो ये थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट और मैं इसमें आपको बताऊंगा। सब चीजें रिलेटेड ही हैं आई सपोज। ओके, अब
थोड़ा सा मैं बोर्ड को थोड़ा इस साइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला बोर्ड का साइड इस्तेमाल करना है। ओके, मिटा देते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ओके, अब देखिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम कर रहा हूँ आपके लिए। मैं एक फास्फोरस के साथ एक और फास्फोरस जोड़ रहा हूँ, और जैसे बेटा मैंने एक फास्फोरस के साथ दूसरा फास्फोरस जोड़ दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक। अब बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड इन्वॉल्व है शुगर और फास्फोरस के लिए एस्टर बॉन्ड है। ओके, तो मैंने एक फास्फोरस से दूसरा फास्फोरस जोड़ दिया, तो अब ये आपका एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बेटा क्या बन जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। विदाउट एनी एस्टर, एडेनोसिन क्या था, शुगर प्लस एडेनिन, एडेनोसिन था, एक फास्फोरस था, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट था, दो कर दिया तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। अब बाय चांस मेरा मन किया मैंने तीन फास्फोरस जोड़ दिए, तो बेटा ये आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट कुछ भी नहीं है, बस मैं एक एडेनिन शुगर के साथ एक फास्फोरस जोड़ूंगा तो मोनोफॉस्फेट, दो जोड़ूंगा तो डाइफॉस्फेट, तीन जोड़ूंगा तो ट्राइफॉस्फेट। अब क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, तो एटीपी से जब मैं एडीपी बनाऊंगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी, और इससे जब मैं ये बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए एटीपी क्या हो जाती है, आपकी एनर्जी करेंसी हो जाती है। जब भी ब्रेक होता है आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो मुझे कोई भी बॉडी में रिएक्शन करनी है जिसके लिए लॉ गवारा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होते हैं। देखिए, जब भी मुझे कोई काम करना है बॉडी के अंदर जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है ना, तो किसी भी देश में जब लॉ के अगेंस्ट काम करना पड़ता है तब मुझे करेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, पैसों की जरूरत पड़ती है, और हमारी करेंसी कौन सी, एटीपी। तो जब भी मैं लॉ के अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना, मान लो कोई चीज कंसंट्रेशन ऑलरेडी एक जगह ज्यादा है, मैं वहीं पर और लाना चाह रहा हूँ, तो ये लॉ के अगेंस्ट, लॉ क्या कहता है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा वहां से कम की तरफ जाओ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां लेके आ रहा हूँ, लेट्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब मैं लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। तो जब भी मैं लॉ के अगेंस्ट काम करूंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी मैं किस फॉर्म में दूंगा, एटीपी की फॉर्म में दूंगा। और ये एटीपी अगेन बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, यही वो एटीपी है जो आपको बना के देता है माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं आपके NADH एंड FADH। क्योंकि NADH और FADH इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं, तो NADH को NADH बनाने वाला, NADH कैसे बना है, NAD प्लस से NADH बना है, और FADH कैसे बना है, FAD प्लस से FADH बना है। तो ये NAD से NADH बना, FAD से FADH बना, ये कब बन रहे हैं, जब आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द ग्लाइकोलाइसिस। अगेन ग्लूकोज की बात आ गई कि ग्लूकोज को आप तोड़ते चलोगे पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड को गोल गोल घुमाओगे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, तो फिर आपको बहुत सारे उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, जिसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज आल्सो व्हाट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, तो आपने उसको ऑक्सीडाइज किया। जैसे आप इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे कंप्लीटली, तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको कौन ले लेगा, NAD प्लस ले लेगा और NADH बन जाएगा, FAD प्लस ले लेगा और FADH बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद आपको अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को घुमा के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, और फिर उस एटीपी को आप फिर से इस्तेमाल करोगे बॉडी के काम करने के लिए। तो चीजें चलती रहेंगी। आरी बात समझ में, मतलब आपका ग्लूकोज आया, ठीक है, आपने उसको ब्रेक करने के लिए
भी एटीपी का इस्तेमाल किया, उसने ब्रेक करके आपको एटीपी दिया और एनर्जी का ये आदान प्रदान चलता रहता है। और इसके आदान प्रदान की वजह से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिस दिन ये आदान प्रदान बंद हो जाएगा उस दिन हम एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंसेस हैं आपके शुगर्स की। शुगर आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। शुगर्स आपके डीएनए आरएनए बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शुगर्स। तो एटीपी आप याद रखेंगे, एडीपी आप भी आप याद रखेंगे और एएमपी भी आप याद रखेंगे। अब अगर आप थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट्स हो या आपको थोड़ा सा क्लास 11th याद हो, तो क्लास 11th के हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिक एएमपी का। इसका बेटा साइक्लिक एएमपी का, और उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहीं से मैं आपको साइक्लिक एएमपी भी बता देता हूँ। साइक्लिक एएमपी कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। पहले आप एएमपी बना लीजिए, एएमपी बन गया, ये हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और फिर उस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को, ठीक है, घुमा के किसी कार्बन पे जाके अटैच कर दीजिए। ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पर आप उसको घुमा के क्या कर दीजिए? अटैच कर दीजिए। जैसे ही फॉस्फोरस घूम के वापस शुगर पे अटैच हो गया तो बेटा ये आपका हो गया साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। अब एक और सवाल स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर एटीपी में एनर्जी देने वाला सिर्फ फॉस्फोरस फॉस्फोरस का बॉन्ड ही है तो वाई क्यों सिर्फ एटीपी ही एनर्जी दे सकता है? फिर तो अगर मैं यहाँ ग्वानिन लगा दूं तो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, जो जब वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जीएमपी में कन्वर्ट हो उसमें भी एनर्जी होनी चाहिए। थाइमिन ट्राइफॉस्फेट या साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट या यूरिडाइलेट या यूरिडीन या ट्राइफॉस्फेट, वो भी एनर्जी लिबरेटिंग होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कब मना किया है? एटीपी जीडीपी सीटीपी टीटीपी यूटीपी ये सभी आपको एनर्जी देंगे, ज्यादा या कम एकदम बराबर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि अगर आप एटीपी तोड़े या जीटीपी तोड़े या सीटीपी तोड़े या टीटीपी तोड़े, आप कुछ भी तोड़ दीजिए, आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी एकदम बराबर। तो जितनी एनर्जी मुझे एटीपी तोड़ने से मिलती है उतनी एनर्जी मुझे जीटीपी तोड़ने से मिलती है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? तो दोनों की एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो आप देखोगे जब आप पढ़ते हो सिट्रिक एसिड साइकिल तो वहां पे एटीपी का जिक्र नहीं है, अब एटीपी के साथ साथ वहां पे जीटीपी का भी जिक्र है, ठीक है ना। आइसोमर्स किसी एक स्टेप के अंदर जहां सकिनेट डिहाइड्रोजनेज बनता है वहां पे जीटीपी इस्तेमाल होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ एटीपी ही नहीं, जीटीपी भी आपका एनर्जी का क्या है? सोर्स कह सकता है। सीटीपी डीटीपी यूटीपी कह सकता है। तो ये है आपके शुगर्स के बारे में। और बातें जो करेंगे शुगर के बारे में, मैंने थोड़ा सा न्यूट्रोडाइट का आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, अब जैसे शुगर पे चले थे ग्लूकोज की बात कर रहे थे, ग्लूकोज की बात वापस आ जाते हैं। तो हमने शुगर फॉर्म से पढ़ी बेटा, हमने आज शुगर पढ़ी ग्लूकोज, हमने शुगर पढ़ी बेटा फ्रक्टोज, हमने बेटा शुगर पढ़ी आज गैलेक्टोज, हमने शुगर पढ़ी बेटा राइबोज, हमने शुगर पढ़ी बेटा डीऑक्सीराइबोज। और एक बायोलॉजिस्ट जो होता है, ठीक है ना, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको इससे ज्यादा शुगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इतने शुगर के अगर वो स्ट्रक्चर पहचानता है तो वो काफी अच्छा जानता है किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। अब आगे समझते हैं। अब ये तो मैंने बताया मोनोमर्स के बारे में, ये सब मोनोमर्स है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक शुगर और ऐड कर दीजिए, मैं बता देता हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन, इसके बारे में याद रखिएगा। 3 कार्बन की सबसे प्यारी शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड, सबसे बेसिक शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो याद रखिएगा। तो ये ट्राइओस, हेक्सॉस, 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 पेंटॉस, 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 हेक्सॉस, 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 ट्राइओस, ये इसका ऑर्डर है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ये सब आपके क्या बेटा? मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड से मैं आपको बताऊंगा कि डाइसैकेराइड कैसे बनाते हैं। अब डाइसैकेराइड बनाने के लिए हम 2 ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोज आ गया,
सिंपल से मैंने ग्लूकोज बना दिया आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि क्लियर ना हो जाए। ये मैंने आपके लिए ग्लूकोज बना दिया, ठीक। कोई समस्या? यहाँ कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। और ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, ये कार्बन नंबर 1 है आपका, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 यहाँ का, 6 है, ठीक है। बाकी मैं OH की नहीं बना रहा, यहाँ बना देते हैं। ये OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ क्या जो है ग्लूकोज, ठीक है। एक ग्लूकोज बना दिया। अब इसी ग्लूकोज के पैरेलल में साइड में मैंने एक और ग्लूकोज बना दिया, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 1 मैं बता दो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। वही है सब कुछ, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर उसका OH और उसका H, तो ये आपके सामने बन गए दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ठीक। क्लियर? अब क्या हुआ, अब इसका OH और इसका H इन्होंने उठाया और वाटर बन के निकल गए। क्या निकल गए? वाटर बन के निकल गए, पानी बन के निकल गए। जैसे ये पानी बन के निकले, ठीक है, जैसे ये पानी बन के निकले तो यहाँ पर से मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनका जो ऑक्सीजन था वो क्या कर लिया, शेयर कर लिया, ठीक है। भाई यही था ना, दोबारा से देखिएगा इसको, मैं आपको पहले यहाँ बताऊं, दोबारा समझिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक के पास कार्बन था, हाइड्रोजन था, OH था, इसके पास भी कार्बन था, हाइड्रोजन था, OH था। हमने इसका HOH निकाल लिया। अब ये निकालते ही बेटा यहाँ पर ये ऑक्सीजन खाली बच गया। अब इस ऑक्सीजन को दोनों ने क्या किया, मिलके शेयर कर लिया, कि तू भी शेयर कर ले, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। दोनों ने शेयर कर लिया, और जैसे दोनों ने शेयर किया बेटा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को बेटा हम बुलाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंपल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो दो शुगर के बीच में बन जाता है। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से ये जो मोनोसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब बॉन्ड का नाम क्या दें? बॉन्ड का नाम हम क्या देंगे? ये शुगर अल्फा में थी, ये शुगर भी अल्फा में थी। आपने देखा ना OH नीचे था, तो OH नीचे था मतलब ये शुगर भी कैसी थी? अल्फा थी। ये शुगर भी कैसी थी? अल्फा थी। बॉन्ड बना है फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में। फर्स्ट कार्बन और पहली शुगर का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का फोर्थ कार्बन, और दोनों है क्या? ग्लूकोज। तो बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, अल्फा 1 1 अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज, सॉरी 1 1 1 4 ग्लूकोज अल्फा का 1 बॉन्ड क्या किसके साथ? 4 अल्फा ग्लूकोज के साथ। मतलब यही यहाँ भी अल्फा ग्लूकोज, यहाँ भी अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4। और इस ग्लूकोज ग्लूकोज का जब बॉन्ड बनता है 1 और 4 के बीच में, और दोनों शुगर जब अल्फा होती हैं, तो बेटा ये जो डाइसैकेराइड बनता है इसको हम माल्टोज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? माल्टोज बुलाते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और बेटा ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इस बॉन्ड, द नेम ऑफ द बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉन्ड बदल लिया, सही, ग्लूकोज है और ग्लूकोज है, ये ऐसे जुड़ रहा है, इसका पहला इसका चौथा जुड़ गया। ये जुड़ने को ऐसे भी जुड़ सकता था कि इसका पहला और इसका पहला, पहला पहले के साथ भी जुड़ सकता था, तो भी ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ जाता, तो भी शुगर बन जाती। या एक ग्लूकोज हो सकता था, दूसरा गैलेक्टोज हो सकता था, एक ग्लूकोज हो सकता था, दूसरा फ्रक्टोज हो सकता था, या दोनों ग्लूकोज हो सकते थे, बीटा हो सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्फा बीटा 1 2 1 4 1 1 ग्लूकोज ग्लैक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी बॉन्ड बन सकता है। और इस कुछ भी बॉन्ड के लिए हमारे पास कुछ शुगर्स हैं, उनके बॉन्ड्स हैं और उनके नाम हैं। आइए देखते हैं क्या क्या। तो बॉन्ड रहेंगे ग्लाइकोसाइडिक की,
सब चीजें वही रहेंगी, बस कुछ चीजें के नाम बदल जाएंगे। आइए मैं आपको समझा देता हूँ, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से देखेंगे, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। आपके पास कुछ शुगर थे, जैसे मैं बताता हूँ, देयर इज माल्टोस। यहाँ सुनिए, सिंपल, ग्लूकोज को जोड़ा ग्लूकोज के साथ, ठीक है, बॉन्ड आया अल्फा 1, बॉन्ड आया अल्फा 1 4 अल्फा, और दोनों क्या है, ग्लूकोज है, तो शुगर का नाम बेटा हो जाएगा माल्टोस। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, इसी को बदल देते हैं, ग्लूकोज ही लिया, ग्लूकोज के साथ ही लिया, अल्फा 1 को 1 अल्फा से ही जोड़ दिया, 4 की जगह बेटा 1 हो गया, ग्लूकोज का नाम हो गया, शुगर का नाम हो गया ट्रीहालोस। अब बेटा ये आपकी कौन सी शुगर हो गई, ये आपकी हो गई आपकी अगेन डाइसैकेराइड। फिर आपने ग्लूकोज लिया, लेकिन आपने गैलेक्टोज से जोड़ दिया, या उल्टा बोल देता हूं मैं आपको, आपने गैलेक्टोज लिया, आपने ग्लूकोज से जोड़ दिया, गैलेक्टोज अल्फा 1 था, ठीक है, और ग्लूकोज बीटा में था, अल्फा 1 4 बीटा, ये आपकी लिंकेज हो गई, ठीक है, अल्फा 1 4 बीटा आपकी लिंकेज हो गई, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, गैलेक्टोज बीटा में है, तो बीटा 1 सॉरी 1 4 अल्फा, बीटा 1 4 अल्फा, ये आपकी लिंकेज हो गई, गैलेक्टोज जुड़ा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ये हो गया बेटा आपका लैक्टोज। तो बीटा में आपका गैलेक्टोज है और अल्फा में आपका ग्लूकोज है, और जो सॉरी ये भी बीटा नहीं है, माय बैड, वो सुक्रोज में होता है अल्फा 1 बीटा, इसमें दोनों ही बीटा में है, अल्फा 1 4 बीटा, पहला गैलेक्टोज का है, चौथा ग्लूकोज का है, तो बेटा ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका लैक्टोज हो गया। तो ध्यान रखेंगे गैलेक्टोज ग्लूकोज से जुड़ा है 1 4 में, गैलेक्टोज का 1 है और ग्लूकोज का 4 है, ठीक है। अच्छा, इसी में आपने थोड़ा बदल दिया, ग्लूकोज को फ्रक्टोज से जोड़ दिया, लेकिन अब बॉन्ड बदला, अब देखिए, अब ग्लूकोज अल्फा में है, अल्फा 1, और फ्रक्टोज है, अब फ्रक्टोज कीटोज है, कीटोज का फंक्शनल कार्बन किसको होता है, सेकंड पे, तो हमने अल्फा 1 2 बीटा किया, तो बेटा ये आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ गया अल्फा 1 2 बीटा के साथ, शुगर हो गया सुक्रोज। ये सारे नाम आप जानते हो, ठीक है ना। एक आखिरी और बता रहा हूं, सिंपल सा है, माल्टोस लैक्टोज सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज पे जोड़ा, ग्लूकोज के साथ सब चीजें सेम, बस लिंकेज कौन सी है बेटा, बीटा होगी, बीटा 1 4 बीटा। अब गैलेक्टोज नहीं है, ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ ही बीटा 1 4, तो आपने क्या बोल दिया, सेलुलोज बोल दिया। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ डाइसैकेराइड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज, अच्छा आप लिंकेज भूल जाओ कोई बात नहीं, लिंकेज भूल जाना, माल्टोज की लिंकेज याद रखना कि 1 4 होती है, और सुक्रोज की लिंकेज याद रखना कि अल्फा 1 2 बीटा होती है, इसके अलावा आप बाकी भूल जाओ कोई बात नहीं। तो इसकी लिंकेज याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चलेगा, लेकिन इससे बनी है वो क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज 1 1 में ट्रीहालोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज बीटा 1 4 में लैक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज अल्फा बीटा में सुक्रोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज बीटा वाले फॉर्म में मिल जाएंगे तो सेलोबायोस। मतलब सेलोबायोस और माल्टोज कुछ भी नहीं है, सेम है, बस जो ग्लूकोज लिया है अल्फा की जगह बीटा ले लिया है, बस इतना ही फर्क किया है कि माल्टोस और सेलोबायोस में क्या फर्क है। माल्टोस तब मिलेगा जब स्टार्च को तोड़ेंगे क्योंकि उसमें ऐसी लिंकेज होती है, और सेलोबायोस तब मिलेगा जब सेलुलोज को तोड़ेंगे क्योंकि सेलुलोज में ऐसी ही लिंकेज होती है। तो ये डाइसैकेराइड्स है। तो आपने टोटल कितनी शुगर पढ़ लिया आज, आपने एक ग्लूकोज की पढ़ा, आपने फ्रक्टोज पढ़ा, आपने लैक्टोज ये सब पढ़ लिया, आपने राइबोज पढ़ा। ओके, अब इन सब के बारे में कुछ कॉमन बातें जो आपको एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आखिरी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। अब किसी ने आपको बोला कि बेटा ये बताओ कि फ्रूट शुगर कौन सी है, फ्रूट्स में कौन सी शुगर मिलेगी, तो फिर आप क्या बोलोगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मिलेगी, वेरी गुड। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर भी है, और सीमन के अंदर भी जो शुगर पाई जाती है वो मेनली कौन सी होती है, फ्रुक्टोज होती है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रूट्स में जो ग्रेप्स है उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है ना।
ठीक है। तो हम ग्रेप्स को एज अ शुगर सोर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं वाइन बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मेनली क्या है, ग्लूकोज है। तो याद रखना कि सिर्फ ग्रेप्स को छोड़ दीजिए, बाकी फ्रूट में कौन सा मिलेगा, फ्रक्टोज मेनली, ठीक है ना। गन्ने वाली शुगर कौन सी, गन्ने वाली केन शुगर, वो आपकी है सुक्रोज। उससे से आपकी टेबल शुगर बनेगी, जिससे आप चीजें खाते हैं जो खाने में डलती है। लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है, ठीक है ना। माल्टोस आपकी माल्ट शुगर है, तो माल्ट शुगर माल्टोस। और सुक्रोज आपकी वो हो गई गन्ने वाली शुगर हो गई। लैक्टोस आपकी मिल्क शुगर हो गई। और ट्री हैलोज की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्री हैलोज आपके इंसेक्ट के ब्लड में मिलेगी। अच्छा, आपके ब्लड में आपकी ब्लड शुगर कौन सी है, आपकी ब्लड शुगर कौन सी है। ग्लूकोज। हाँ सिंपल है, जब आप हॉस्पिटल जाओगे आपको दिक्कत होगी, आपको जॉइंटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कुछ भी हो गया, आप हॉस्पिटल गए तो आपको क्या चढ़ा जाएगी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाएगी। फ्रक्टोज की, सुक्रोज की बोतल थोड़ा चढ़ जाती है। तो ग्लूकोज ही हमारी मेनली शुगर है ब्लड की। तो हमारी ब्लड शुगर कौन सी है, ग्लूकोज। ब्लड शुगर बढ़ गई मतलब बॉडी में क्या बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है ना। डायबिटीज हो गया है ना, तो ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर। और इंसेक्ट की ब्लड शुगर कौन सी हो जाएगी बेटा, इसी लिहाज से ट्री हैलोस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इंसेक्ट को डायबिटीज होगी तो मतलब उसके में क्या बढ़ गया, ट्री हैलोस बढ़ गया। लास्ट लाइन बहुत जोक, ठीक है, सीरियसली मतलब। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसेक्ट्स की ट्री हैलोस होती है और आपकी क्या होती है, ग्लूकोज होती है। बाकी आपको नाम कॉमन क्लियर है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी अभी डीपीपी 1 और 2 कंप्लीट नहीं हुई है, उसके डाउट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं आपको अभी और डीपीपी नहीं दे रहा हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी 1 और 2 डीपीपी के डाउट्स क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। शुगर्स और अगली बार हम अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। सर योर मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर ले लीजिए, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 98993745 98993745 मैं टेक्स्ट में भी लिख देता हूँ एक बार। अच्छा, तो देखिए आपको मैंने नंबर अपना व्हाट्सएप का दे दिया, लेकिन आपने जैसे व्हाट्सएप पे मेरे को डाउट भेजा तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा। और सॉल्यूशन ये नहीं कि आप मेरे, फिर आप क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कई बार मेरे स्टूडेंट्स को क्या होता है, क्यों क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैंने उनको बोला कि मेरे से डाउट पूछिए ना, फिर उन्होंने मैसेज करते हैं मेरे को कि सर ये डाउट है, और फिर हर हर 1 घंटे में सर आंसर, सर आंसर, सर आंसर, मतलब हर थोड़ी देर में पिंग करते रहते। तो आपने क्वेश्चन डाल दिया, मुझे मैं आपको आराम से जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं इसलिए तो, ठीक है ना, तो स्टूडेंट को लगता है कि टीचर तो बस बैठे हुए हैं, बस कॉल सेंटर की तरह का कि मैसेज डाला तो वो प्रॉम्प्ट रिप्लाई चाहिए। आपने क्वेश्चन डाला, मैं आपको वॉइस नोट या आंसर लिख के जैसे मर्जी भेजूंगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है मुझे। कभी कभार में हो सकता है कि उसी वक्त फ्री बैठा हूँ, उस वक्त आंसर करा दूं। कभी कभार हो सकता है 4 घंटे, हो सकता है 6 घंटे में, कभी हो सकता है कि एक दिन बाद। तो मतलब कि हैव पेशेंस फॉर दिस, ठीक है। Anybody any other doubt? चलिए किसी और को कोई डाउट नहीं है तो बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।